हेलो गाइस, वेलकम टू इजी इलेक्ट्रिकल। तो कल की वीडियो में अपन ने देखा था कि जो अपना आइडियल ट्रांसफार्मर था, ठीक है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, ठीक है। जैसे कि उसका वाइंडिंग का रेजिस्टेंस जीरो होना चाहिए, ठीक है, लीकेज फ्लक्स जीरो होना चाहिए, कोई लॉसेस नहीं होने चाहिए, ठीक है। और चौथी क्या थी अपनी परमेबिलिटी, जिसकी वो इनफाइनाइट होनी चाहिए। तो अपन ने उसके साथ में क्या किया था, एक इसकी ईएमएफ इक्वेशन को ड्राइव किया था, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आई थी अपनी, E इज इक्वल्स टू √2πN1φF, ठीक है। तो उसी के बेस लेके अपन आज बात करने वाले हैं ईएमएफ पर टर्न की। चलो देखते हैं। ईएमएफ पर टर्न, ठीक है। तो देखो अपन ने कल इक्वेशन देखी थी, क्या दी थी कि जो अपना E है, ठीक है, तो E की वैल्यू कितनी आई थी अपने पास, √2πFN5, ठीक है। एक्चुअली 5 है, 5 आई थी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ईएमएफ पर टर्न निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, इस टर्न जो एन की टर्न है, इसको यहाँ पे क्या करूँगा, डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। चलो देखते हैं, अगर मैंने इसको डिवाइड किया यहाँ पे तो मुझे क्या देखने को मिला, E/N इज इक्वल्स टू √2πF5। ओके, अब एक बात बताइए, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिल रही है। क्या देखने को मिल रही है कि जो मेरा ईएमएफ पर टर्न है उसकी वैल्यू क्या आ रही है, √2πF5, ठीक है। अगर मैं जब सप्लाई वोल्टेज लगाऊंगा तो देखो, पहले तो ये वाली देखो, ये चीज़ कांस्टेंट है, ठीक है, ये भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है। सप्लाई की फ्रिक्वेंसी एक बार जो लगा दी मैंने 50 हर्ट्ज, तो 50 हर्ट्ज कांस्टेंट हो गई, 60 हर्ट्ज तो 60 हर्ट्ज कांस्टेंट हो गई, तो ये भी कांस्टेंट है, ठीक है। 5 फ्लक्स, ये भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर क्या है, कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस है, ठीक है। ये भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। चलो ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, ये ओवरऑल पूरी टर्म क्या होने वाली है, कांस्टेंट होने वाली है। तो इससे पता क्या चल रहा है, जो ईएमएफ पर टर्न है, ठीक है, जैसे कि अपने पास एक ट्रांसफार्मर है, ये मान लो ये कोर है, ठीक है। ठीक है, ये अपने पास कोर बन गई, ठीक है। इसके ऊपर अपन क्या कर रहे हैं, वाइंडिंग रैप कर रहे हैं कुछ इस टाइप से, मान लो। ये एक वाइंडिंग लगा ली अपन ने, ठीक है। एक वाइंडिंग मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। एक वाइंडिंग अपन यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। तो देखो, इस वाइंडिंग के अंदर अपने N1 टर्न्स हैं, इसके अंदर N1 टर्न है, इसके अंदर N3 टर्न है, इसके अंदर N2 टर्न है, ठीक है। और यहाँ पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ मैं मान लेता हूँ E1 है, E2 है और E3 है। पर एक बात बताओ, जो फ्लक्स है अपना, ठीक है, इसके अंदर, इस कोर के अंदर जो फ्लक्स है हमारा, वो कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पे पूरा का पूरा फ्लक्स क्या रहने वाला है, जो अपना म्यूचुअल फ्लक्स था सबके लिए, ठीक है, जो अपना 5M था, ये भी कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि ट्रांसफार्मर क्या है, कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस है। अगर ये फ्लक्स कांस्टेंट रहने वाला है और ईएमएफ देखो, तो उसका मतलब देखो, फ्लक्स कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, तो ईच वाइंडिंग के लिए ईएमएफ पर टर्न भी कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अगर सेम कोर पे है तो ऐसा नहीं है कि भाई मान लो एक कोर पे तो वाइंडिंग यहाँ पे है और यहाँ से ब्रेक हो गई कोर, पीछे से मान लेते हैं यहाँ से ब्रेक कर दिया अपन ने, ये कोर यहीं तक है, ठीक है, और यहाँ से भी अपन ने ब्रेक कर दिए, ठीक है, ये कोर भी यहीं तक है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि भाई, और इसको अच्छा ठीक है, तो अब ऐसा नहीं हो सकता कि यार इसका ईएमएफ पर टर्न और इसका ईएमएफ टर्न इक्वल हो, ठीक है, क्योंकि अपनी कोर अलग अलग होगी। कोर अलग अलग मतलब फ्लक्स भी अलग अलग होगा दोनों के अंदर, ठीक है। अगर सेम कोर है, अगर मान लो इसको जोड़ दूंगा फिर वापस, सेम कोर है, ठीक है,
अगर सेम कोर है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि फ्लक्स कांस्टेंट है, फ्लक्स कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है और √2 पाई भी कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो अपना ईएमएफ पर टर्न है वो भी कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखते हैं, उसके बाद में देखते हैं फेजर डायग्राम किसका, आइडियल ट्रांसफार्मर का। ये तो हमारी होगी बात ईएमएफ पर टर्न की। अब आ गया अपना आइडियल ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब एक बात कहिए, अपन ने जो इक्वेशंस निकाली थी वो क्या क्या थी, कुछ इस टाइप से थी। जैसे कि अपनी इक्वेशन आई थी एक तो फाई की थी, फाई इज इक्वल्स टू फाई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, इसको डिराइव किया था अपन ने फैराडे। इसके बाद में अपन ने जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू निकाली थी वो क्या थी, जो E इज इक्वल्स टू था, इसको मैं ब्लू कलर से लिख देता हूँ। E1 की वैल्यू निकाली थी अपन ने जो, वो क्या आई थी, N1 फाई एम ओमेगा साइन 90 प्लस ओमेगा टी। ठीक है, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया हुआ है कि कैसे इसको अपन ने डिराइव किया था। ये हो गई तीसरी वैल्यू क्या आई थी अपने पास, करंट की। अब क्या कर रहा हूँ मैं, इसके अंदर इस पूरी टर्म को मैं मान लेता हूँ EM1 मान लेता हूँ। ठीक है, अगर ये EM1 मान लेता हूँ तो मेरे पास E1 की इक्वेशन क्या आने वाली है, EM1 साइन 90 प्लस ओमेगा टी। ठीक है, सिमिलरली E2 की अगर मैं इक्वेशन लिखूं, E2 के लिए EM2 साइन 90 प्लस ओमेगा टी। ठीक है, अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ करंट भी होगी। ठीक है, जो करंट की वैल्यू क्या होने वाली है, जैसे कि E1 के कॉरस्पॉन्डिंग I1 करंट होगी, तो उस I1 करंट की वैल्यू मान लेता हूँ मैं IM1 साइन 90 प्लस ओमेगा टी। ये क्यों आया, क्योंकि ट्रांसफार्मर में कोई लॉस नहीं है, कोई लीकेज फ्लक्स नहीं है। ठीक है, तो क्या होगी, दोनों सेम फेज में होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस ही 0 मान लिया मैंने। तो दूसरा, इसके रिस्पेक्ट में क्या आने वाली है, करंट I2, इसकी वैल्यू क्या आने वाली है IM2 साइन 90 प्लस ओमेगा टी। ठीक है, ये अपन पास चारों वैल्यू, इतनी वैल्यू इक्वेशन आ गई। ठीक है, इस इक्वेशन के बाद में क्या होगा, अब देखो, एक था अपना पावर बैलेंस इक्वेशन थी। ठीक है, क्या था, ट्रांसफार्मर में क्या होता है, ट्रांसफार्मर एक कांस्टेंट पावर डिवाइस है। ठीक है, अगर ट्रांसफार्मर पावर कांस्टेंट डिवाइस है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जो इनपुट पावर होगी S1 साइड की पावर, ठीक है, वो इक्वल किसके होना चाहिए, S2 साइड की पावर के इक्वल होना चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल होना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि V1 I1 इक्वल होना चाहिए। ये इक्वल होना चाहिए। ठीक है, इसका यहाँ से मेरे को क्या पता चल रहा है कि जो मेरा V2 अपॉन में I2 है, एक्चुअली V2 अपॉन में V1 है जो मेरा, वो इसके इक्वल है I1 अपॉन I2 के इक्वल है। ठीक है, एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई। और ये किसके इक्वल था, ये था मेरा N2 अपॉन N1 के इक्वल था। ठीक है, और मैंने N2 अपॉन में N1 अपॉन में N2 को माना था A, तो N2 अपॉन में N1 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन A। इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 1 अपॉन A के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से मेरे को कुछ कुछ वैल्यू मिलने को देखने को क्या मिल रही है, जैसे कि मैं अगर V1 की वैल्यू निकालूँ, ठीक है, एक्चुअली V2 की वैल्यू निकालते हैं चलो। ठीक है, तो V2 की वैल्यू क्या देखने को मिल रही है, V1 अपॉन A मिल रही है। ठीक है, फर्स्ट तो यही हो गया अपने पास, सारा यूज़ होने वाला है। ठीक है, I2 की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से। ठीक है, तो I2 की वैल्यू क्या देखने को मिल रही है, A इधर मल्टीप्लाई होगा और I2 उधर मल्टीप्लाई होगा, तो I2 की वैल्यू क्या देखने को मिल रही है, A इंटू I1। ठीक है, ये दूसरी वैल्यू हो गई। अब अपने पास सारी वैल्यूज आ गई। अब अपन क्या करना है, इसको फेजर डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले अपन को देखना है फ्लक्स को लगाते हैं, फ्लक्स रेफरेंस लेते हैं। ठीक है, फ्लक्स से क्या कर रहे हैं, लीड लैग कर रहे हैं सब कुछ। ठीक है, तो फ्लक्स को लिया अपन ने रेफरेंस, देखो ये ले लिया अपन ने फ्लक्स फाई।
ठीक है। इस फाई से E1 है जो मेरा वो 90 डिग्री लीड कर रहा है। देखो 90 प्लस ओमेगा टी आ रहा है, ठीक है। अगर प्लस ओमेगा टी आ रहा है तो इसका मतलब क्या आ रहा है, जो प्लस ओमेगा टी इसका मतलब लीड कर रहा है। चलो लीड करवा देते हैं। मैंने E1 को ब्लू से दिखाया तो यहाँ पे ब्लू से दिखाते हैं अपन। ये लो अपन ने क्या कर दिया, E1 को लीड कर दिया, ठीक है। तो ये आ गया अपना E1 की वैल्यू आ गई। अब दूसरी बात E2 भी क्या कर रहा है, 90 डिग्री लीड कर रहा है, ठीक है। E2 भी क्या आएगा, इसी फेज में आना चाहिए। और मैंने क्या कहा था, E1 और E2 जो इंड्यूस्ड ईएमएफ वो इन फेज होते हैं, जो कि यहाँ पे दिख भी रहा है, साइन ओमेगा 90 प्लस ओमेगा टी, साइन 90 प्लस ओमेगा टी इन फेज है। तो अगर इन फेज हैं तो इसका मतलब क्या होगा, जो E2 की वैल्यू है वो 90 प्लस ओमेगा टी है। और देखो यहाँ पे जो V2 है, ठीक है, इसको मैं E2 लिख सकता हूँ एक टर्म में, ठीक है। अगर मैं इसको E2 लिखना चाहूँ तो E2 भी लिख सकता हूँ। तो देखो जो V2 की वैल्यू है वो V1 बाई ए है, मतलब किसी चीज़ से डिवाइड कर रहे हैं तो मतलब वो वैल्यू छोटे होने वाली है। तो E2 की वैल्यू V2 से V1 से जो अपना है या E1 बोलते हैं उससे छोटी होने वाली है। तो यहाँ पे आएगी, कहीं मान लेता हूँ यहाँ पे आ रही है किसकी वैल्यू, E2 की वैल्यू, ठीक है। अब बात आती है I1 और I2 की। I1 I2 भी क्या है, इन फेज ही है। अगर इन फेज है तो इसका मतलब क्या दिख रहा है, देखो I1 है और I2 है। I1 की वैल्यू देखो यहाँ पे, I1 की वैल्यू किसी चीज़ से मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। तो मतलब क्या हो रहा है, I1 की वैल्यू I2 से छोटी है। अब देखो जैसे कि टर्न रेशो है अपने पास, मान लो जो N1/N2 लिया था अपन ने, इसकी वैल्यू मैं मान लेता हूँ, मान लो 100 है, ठीक है। तो जो मेरा V2 है वो तो 100 टाइम्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा V1 से। और मेरा जो I2 है वो 100 टाइम्स क्या हो जाएगा, I1 से बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे I1 को शो करना चाहूँ तो I1 को मैंने किसे शो किया है, ब्लू से शो किया है। तो यहाँ पे जो I1 की वैल्यू आएगी वो कुछ यहाँ पे आएगी, ठीक है। और I2 की वैल्यू क्या आने वाली है, इससे 100 टाइम्स ज़्यादा, मतलब इससे बड़ी वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे कहीं पे आएगी I2 की वैल्यू, ठीक है। जो ये एरो है इसकी जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड को शो करती है, ठीक है। जो जितनी बड़ी लेंथ उसका मैग्नीट्यूड उतना ही बड़ा, सबसे E1 का सबसे बड़ा, ठीक है। फिर E2 का उससे छोटा है और I2 E1 से बड़ा होगा, ठीक है। पावर कांस्टेंट डिवाइस है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये अगर V1 की वैल्यू बढ़ाएंगे तो I1 की वैल्यू कम हो जाएगी, अगर I1 की वैल्यू बढ़ाएंगे तो V1 की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये था अपना फेजर डायग्राम, ठीक है। ये क्या कर रहा है, अपना 90 डिग्री से लीड कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब उसमें मेरे को क्या दिख रहा है कि देखो E1 I1 सेम फेज में है, E2 I2 भी सेम फेज में है, ठीक है। E1 I1 सेम फेज में है और E2 I2 से सेम फेज में। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे जो इनपुट पावर फैक्टर है और आउटपुट पावर फैक्टर वो दोनों सेम होने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जो इनपुट पावर फैक्टर है ठीक है, इसको मैं वैल्यू मान लेता हूँ cos फाई, इनपुट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे ब्रैकेट में, ठीक है। और एक आउटपुट पावर फैक्टर है जिसको लोड पावर फैक्टर भी बोलते हैं, इसकी वैल्यू कितनी होती है, cos फाई L लिख देते हैं, ठीक है। इसको S लिख देते हैं, सप्लाई पावर फैक्टर हो गया या इनपुट पावर फैक्टर हो गया, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू क्या होने वाली है, देखो cos फाई ऑफ S इज इक्वल्स टू cos फाई ऑफ L, इसके अंदर आइडियल ट्रांसफार्मर के अंदर, ठीक है। ये भी क्या है, एक इंपॉर्टेंट बात है। तो ये था अपना ओवरऑल किसके लिए, फेजर डायग्राम था किसके लिए, अपना आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए। तो ये अपनी कैलकुलेशन की, ये कुछ इक्वेशंस आई थी, ठीक है। जिसको अगर मान लेते हो यहाँ पे 1 2 इसको 3 मान लेते हैं, ये 4 हो जाएगी, ये 5 हो जाएगी, इसको 6 मान लेते हैं, ठीक है। तो अपने 6 इक्वेशन से क्या किया, इसको ड्रॉ कर लिया। अब आगे चलते हैं, अपन बात करते हैं प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के बारे में। चलो देखते हैं प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर क्या होता है, आइडियल ट्रांसफार्मर का थोड़ा सा सिमिलरली होता है, बस उसमें लॉसेज इंक्लूड कर देते हैं अपन, ठीक है। तो वो देखते हैं कैसे होता है। चलिए बात करते हैं प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के बारे में। प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो आइडियल ट्रांसफार्मर में अपन ने क्या देखा था कि जो अपना पहली बात तो रेजिस्टेंस वाइंडिंग का वो ज़ीरो था, जो कि यहाँ पे नहीं होने वाला है, ठीक है। लीकेज फ्लक्स था वो ज़ीरो था, वो भी यहाँ पे नहीं होने वाला है।
तीसरा जो ट्रांसफार्मर के कोर में लॉसेस हो रहे थे, ठीक है, क्योंकि अपन ने वहाँ पे माना था कि अपने ऐसा मटेरियल है जो क्या खुद से खुद अपना मैग्नेटाइज हो रहा है, ठीक है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला, अपन को मैग्नेटाइज करना पड़ेगा, अपन को फ्लक्स उसमें जनरेट करना पड़ेगा। वो कैसे जनरेट करते हैं वो भी देखेंगे अपन, ठीक है। चौथा चीज़ क्या होना, परमेबिलिटी, ठीक है। इसमें परमेबिलिटी क्या होगी, इनफाइनाइट नहीं होगी, ठीक है। इसमें कुछ ना कुछ रिलक्टेंस होगा किसका, कोर का। देखो क्या क्या पॉइंट है, जो एक तो वाइंडिंग रेजिस्टेंस है, वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा। दूसरा लीकेज फ्लक्स है, जो लीकेज फ्लक्स वो भी नॉट इक्वल टू जीरो होने वाला है। चौथा परमेबिलिटी है, जो नॉट इक्वल्स टू इनफाइनाइट होने वाली है। और फिफ्थ कौन सा है, जो लॉसेज है, ठीक है। मैंने लॉसेज को दो टाइप में कैटेगराइज किया था यहाँ पे इसमें, एक तो हिस्टैरिसीस लॉस था, ठीक है, और एक क्या थे, एडी करंट लॉस थे। ये दोनों भी नॉट इक्वल्स टू जीरो होने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये चार जो प्रॉपर्टीज थी जो आइडियल ट्रांसफार्मर फॉलो कर रहा था, वो यहाँ पे क्या होगा, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। सबका कुछ कुछ ना, सब कुछ नॉट इक्वल टू जीरो होने वाला है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, सारे इसमें लॉसेज आने वाले हैं, ठीक है। अब अगर बात करते हैं, जैसे देखो ओहो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर मिटा दिया, चलो दोबारा लिखते हैं। जैसे कि ठीक है, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एक कोर ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे लेते हैं बीच में, ठीक है, अच्छा लग रहा है थोड़ा सा। ठीक है, ये अपन ने क्या लिया, कोर लिया जिसकी परमेबिलिटी क्या है, इनफाइनाइट नहीं है। जो म्यू है वो नॉट इक्वल्स टू इनफाइनाइट है। इसका मतलब क्या हो रहा है, रिलक्टेंस जो है मेरा वो क्या होने वाला है, प्रेजेंट होने वाला है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना, अपने को वाइंडिंग रैप कर रहा हूँ मैं, ठीक है, कुछ इस टाइप से। ये अपन ने वाइंडिंग रैप किया, इसको अभी प्राइमरी सेकेंडरी नहीं बोलूँगा, ठीक है। यहाँ पे करते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग को अपन। ठीक है, दोनों वाइंडिंग अपन ने रैप कर दी है। इसके अंदर मैं मान रहा हूँ, इसमें क्या है, N1 टर्न है, इसके अंदर अपने N2 टर्न है, ठीक है। तो टर्न रेशो क्या आ जाएगा, N1/N2, इसकी वैल्यू अपन A मानते हैं, ठीक है। वाइंडिंग का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, मैंने बोले था, ठीक है। अगर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है तो उसका अपन रेजिस्टेंस शो करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और लीकेज फ्लक्स रिएक्टेंस था, वो भी क्या, जीरो नहीं था, तो यहाँ पे लीकेज फ्लक्स का रिएक्टेंस भी डालते हैं। प्राइमरी का है तो प्राइमरी के लिए डाल देते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, R1 प्राइमरी का रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू JX1 प्राइमरी का लीकेज रिएक्टेंस हो गया, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे अपना। सिमिलरली सेकेंडरी साइड भी यही होना चाहिए। सेकेंडरी का वाइंडिंग का रेजिस्टेंस क्या होने वाला है, R1, ठीक है। इसका लीकेज रिएक्टेंस एक्चुअली R2 होगा यहाँ पे, JX2, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्विच लगा रहा हूँ, ये अपना लोड है, ठीक है। ये S स्विच आ गया, ठीक है। अब इधर वाली साइड में लगाते हैं अपन वोल्टेज सोर्स, ठीक है। यहाँ पे लगाते हैं अपन वोल्टेज सोर्स। ये अपना हो गया V1,
वोल्टेज सोर्स, ठीक है। यहाँ से करंट आएगी अपनी I1, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा नहीं I1 आएगी क्या आएगी। मान लो जैसे ये स्विच ओपन है, ओपन का मतलब क्या हो रहा है, देखो सबसे पहले यहाँ पे V1 लगाया तो यहाँ पे कुछ इंड्यूस्ड EMF होगी, इसको मान लेता हूँ मैं E1 इंड्यूस्ड EMF है प्राइमरी साइड में, ठीक है। और सेकेंडरी साइड में क्या होगी, E2 इंड्यूस्ड EMF होगी, ठीक है। अगर मैं स्विच को ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें दो कंडीशन बन सकती है, या तो जो मेरा एस है स्विच है, ठीक है, एस स्विच है जो मेरा, या तो वो ओपन में होगा, ठीक है, या वो शॉर्ट होगा, ठीक है। अगर ओपन है इसका मतलब है नो लोड कंडीशन में, और ये है ऑन लोड कंडीशन। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ये स्विच ओपन है, ठीक है। इस टाइम पे अगर ये स्विच ओपन है तो जो मेरा प्राइमरी है, देखो ये तो कनेक्टेड है, ठीक है, इसके अंदर रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है, ठीक है, और वोल्टेज में लगा दिया, तो इसका मतलब क्या होगा, इसके अंदर एक करंट फ्लो होगी, ठीक है। अगर ये ओपन है तो नो लोड पे नो लोड करंट फ्लो होगी, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, I0 बोलता हूँ। नो लोड पे नो लोड करंट फ्लो होगी I0, ठीक है। तो नो लोड कंडीशन में क्या होगी, I0 करंट फ्लो होने वाली है, ठीक है। I0 करंट होगी, और I0 करंट क्या होती है अपनी, लगभग 2 to 3% होती है किसकी, फुल लोड करंट की, फुल लोड करंट, ठीक है। और ये क्या होती है, लैगिंग इन नेचर होती है, लैगिंग इन नेचर, कितना, लगभग 80 to 85 डिग्री, 80 to 85 डिग्री लैग होता है, ठीक है। तो ये बात थी अपनी किसके लिए, अगर मैं स्विच ओपन रखता हूँ तो इसमें मेरी नो लोड कंडीशन आएगी, नो लोड कंडीशन पे I0 फ्लो होती है, नो लोड करंट वो कितनी होती है, 2 to 3% होती है किसकी, फुल लोड करंट की, ठीक है। अगर यहाँ से नो लोड करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, तो ये करंट कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, रोटेट हो रही होती, यहाँ पे आएगी करंट, फिर यहाँ पे आएगी, 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 ऐसे ऐसे करती हुई यहाँ से वापस निकलेगी, ठीक है। तो राइट हैंड रूल लगाते हैं, मैंने अपनी फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में रखा हुआ है, उसको रोटेट कर रहा हूँ इस टाइप से, तो मेरा क्या होने वाला है, जो थंब होगा वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाएगा, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होने वाला है कुछ इस टाइप से होगा, इसको अपन ब्लैक कलर से दिखाते हैं, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हुआ phi m, ठीक है। नो लोड से क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो गया, ठीक है। अभी सेटअप होता कैसे है वो अपन BH कर से समझेंगे, और इसमें क्या क्या मतलब लॉसेज भी होता है वो भी देखेंगे, ठीक है, इसके साथ में। अब अगर मान लो मैं स्विच को क्लोज करता हूँ, ठीक है, अगर मेरा स्विच क्लोज है, अगर मेरी स्विच क्लोज है और ऑन लोड कंडीशन आती है, तो ऑन लोड कंडीशन में क्या होगा, यहाँ से मेरी क्या करंट फ्लो होगी, I2 करंट फ्लो होने वाली है, ठीक है। अगर जैसे ही I2 करंट फ्लो होगी तो ये करंट कुछ इस टाइप से फ्लो होगी, ठीक है। तो मैं वापस क्या कर रहा हूँ, राइट हैंड कर्ल लगाते हैं, फिंगर्स को रोटेट किया, फ्लक्स की डायरेक्शन ऊपर की तरफ आ रही है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, फ्लक्स की डायरेक्शन कुछ इस टाइप से आएगी, तो ये क्या आ गया, मेरा phi2 आ गया, ठीक है। अब देखो जैसे ही phi2 आया तो phi2 से देखो ये क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया, क्या हो गया, phi m, और मेरा phi m क्या रहना चाहिए, हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए, क्योंकि ट्रांसफार्मर क्या अपना कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस है। अगर ये अनबैलेंस हो गया तो क्या होगा, जैसे ही phi2 का कैंसिल आउट करने के लिए यहाँ से क्या होगा, phi1 जनरेट होगा, ठीक है, क्योंकि तो नो लोड करंट थी। अब ऑन लोड पे ये नो लोड करंट नहीं होगी, नो लोड करंट तो 2 to 3% थी, ठीक है, जो क्या थी अपनी phi m जनरेट कर रहा था। अब यहाँ पे क्या हो रही है, I1 करंट फ्लो हो रही है करंट सर्किट में,
ठीक है। और नो लोड करंट कहाँ गई वो मैं आपको बताऊंगा BH कर्व से, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे I1 करंट फ्लो हो रही है, तो उस I1 करंट से क्या होगा, एक वापस से सेटअप होगा, नो लोड करंट भी है इसके अंदर, I1 करंट भी है, दोनों करंट है, ठीक है। ठीक है, इसके अंदर जैसे जो I1 करंट है इसके अंदर दोनों करंट है, I0 भी है और जो अपनी फुल लोड करंट है वो भी है, ठीक है। तो इस जो I1 करंट है अपनी, उससे क्या होगा, एक फ्लक्स सेटअप होगा वापस से, ठीक है, जिसको मैं रेड कलर से शो कर रहा हूँ। देखो करंट इसी डायरेक्शन में घूम रही है, तो वापस अपन ने राइट हैंड कर्ल रूल लगाया, तो इससे थंब क्या वगैरह है, फ्लक्स की डायरेक्शन को बता रहा है ऊपर की तरफ में। मतलब क्या करेगा, ये जो फाई 1 होगा ये फाई m का साथ देने वाला है, कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो ये क्या आने वाला है अपना फाई 1। फाई 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, N1 I1 के, ठीक है। और जो मेरा फाई 2 होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जो मेरा फाई 2 है वो होगा N2 I2 के, ठीक है। तो अब देखो, जैसे कि मैंने आपको वेवफॉर्म बना के दिखाया था उस दिन, जैसे कि अपना जो अपना क्या था, मेन फ्लक्स था वो कुछ इस टाइप से था, ठीक है। और फिर जो अपना फाई 2 था वो कुछ इस टाइप था, अपोजिट में था इसके, ठीक है। और जैसे कि इसकी तो ओमेगा टी हो गया, ठीक है। और जो फाई 1 था वो किसके साथ दे रहा था, फाई m का साथ दे रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे फाई m का साथ देते हैं, कुछ इस टाइप से होगा, ठीक है। तो ये क्या है मेरा फाई 1 है, ये क्या है मेरा फाई 2 है, और ये वाला क्या है मेरा फाई m है। अब मुझे फाई m को कांस्टेंट रखना है, तो फाई 2 को मेरे को क्या करना पड़ेगा, कैंसिल आउट करने का पड़ेगा। और कैंसिल आउट कैसे होगा, जो फाई 1 होगा वो मेरा क्या करेगा, इसको कैंसिल आउट करने वाला है, ठीक है। तो देखो एक एट इंस्टेंट पे देखते हैं, किसी भी इंस्टेंट पे, मान लो ये इंस्टेंट है T1 मान लेते हैं। इस T1 इंस्टेंट पे क्या दिख रहा है मेरे को, कि जो फाई 1 की वैल्यू है, ठीक है, वो किसके इक्वल है, फाई 2 के इक्वल है, ठीक है। और अपोजिट में है, ठीक है। अगर यहाँ पे फाई 1 प्लस में है तो यहाँ पे फाई 2 नेगेटिव में है, और दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो फाई m मेरा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है, जैसे जैसे मैं यहाँ पे लोड की वैल्यू बढ़ाऊंगा, ठीक है, यहाँ पे लोड बढ़ेगा तो I2 की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। अगर I2 की वैल्यू बढ़ेगी तो फाई 2 की वैल्यू बढ़ेगी, अगर फाई 2 की वैल्यू बढ़ेगी तो फाई 1 की वैल्यू बढ़ेगी, अगर फाई 1 की वैल्यू बढ़ेगी तो I1 की वैल्यू बढ़ेगी, और I1 की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा, प्राइमरी पे करंट बढ़े स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, देखो सेकेंडरी पे लोड बढ़ाया तो जो करंट कहाँ पे बढ़ गई, प्राइमरी पे बढ़ गई, इस टाइप से, ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं कि मैग्नेटाइज हुआ कैसे, ये फाई आया कैसे, ठीक है। चलो देखते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा इतना सब, ठीक है। ये हमारा आज लास्ट टॉपिक होगा BH कर्व देखने वाला, उसके बाद में अपन कल बात करेंगे ट्रांसफार्मर की इक्वेशन के बारे में, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की इक्वेशन देखेंगे और उसका सर्किट डायग्राम देखेंगे, इक्विवेलेंट डायग्राम, ठीक है। क्योंकि इसमें तो दो इक्वल केवीएल लगाने पड़ेंगे, मैं आपको कल बताऊंगा। अब बात करते हैं BH कर्व की, ठीक है, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में BH कर्व। BH कर्व, ठीक है। अब देखो BH कर्व होता किसके किसके बीच में, जो अपना फ्लक्स डेंसिटी है और मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी के बीच में होता है, ठीक है। ठीक रहेगा, इसको थोड़ा नीचे बढ़ा लेते हैं और इसको थोड़ा ऊपर बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो ये होगा अपना 0। यहाँ पे क्या आने वाला है अपना फ्लक्स डेंसिटी B, इसको क्या बोलते हैं अपन, फ्लक्स डेंसिटी। और यहाँ पे क्या आने वाला अपना H, मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी, इसको क्या बोलते हैं मैग्नेटिक, इसको ब्लैक से लिख देते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी, ठीक है।
इंटेंसिटी क्या होती है, करंट भी तो होती है, ठीक है, मतलब इंटेंसिटी बढ़ाना, करंट को बढ़ाना, ठीक है। तो देखो जो मेरा बी है, एक्चुअली अब बी का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, फ्लक्स डेंसिटी का मतलब डेंसिटी है पर यूनिट एरिया में होगी, तो जो अपना बी होगा वो 5/A होता है, ठीक है। फ्लक्स पर यूनिट एरिया होता है, इसको मैं बड़ा लिखता हूँ, जो मेरा बी है जो 5/A होता है, ठीक है। और मुझे फाई का पता है, फाई क्या होता है मेरा, अगर मैं यहाँ पे फाई की वैल्यू लिखूँ तो मेरा फाई क्या होता है, फाई इज इक्वल्स टू MMF ऑन रिलक्टेंस, ठीक है। और MMF किसके इक्वल होता है, NI के इक्वल होता है, ठीक है। अब अपन बात किसकी कर रहे थे, 5M की, और 5M किससे आया था, नो लोड करंट से, तो यहाँ पे क्या होगा, और अपन ने सोर्स कहाँ लगाया था, प्राइमरी में, ठीक है। तो इसके टर्न कितने थे, N1, तो ये अपन ने यहाँ पे क्या होगा N1 टर्न, और करंट कौन सी फ्लो रही थी, नो लोड करंट कितनी थी, 2 to 3% ऑफ फुल लोड करंट, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा I0, जो मेरा H होता है मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी होती है जो, ठीक है, फ्लक्स इंटेंसिटी, ठीक है, एक्चुअली फील्ड इंटेंसिटी होना चाहिए यहाँ पे, फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जो मेरा H होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है N1 I0 के, ठीक है। और N1 क्या है मेरा, कांस्टेंट है, अगर ये कांस्टेंट है तो H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, I0 के हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, H की जगह H क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I0 है, इसका मतलब यहाँ पे I0 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। और ये होगा B। अब देखते हैं, देखो अब इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे मैंने I0 को बढ़ाया तो मेरा क्या हो रहा है, जैसे जैसे I0 को बढ़ाऊंगा, I0 बढ़ेगा तो I0 बढ़ेगा तो 5 बढ़ेगा, 5 बढ़ेगा तो B बढ़ेगा। तो ये मैंने क्या किया, बढ़ाना स्टार्ट किया, और एक पॉइंट पर क्या होगा, सैचुरेट हो जाएगा। उसके बाद में आपको कितनी भी करंट बढ़ा लो, कोर ही सैचुरेट हो जाएगी, उसमें ज़्यादा फ्लक्स नहीं बन सकता, ठीक है, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, इसको बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, और एक पॉइंट आया जहाँ पे मेरा क्या हुआ, सैचुरेट हो गया, ठीक है। अब वो क्या रहा है, जो अपनी कोर होती है, ट्रांसफार्मर की कोर होती है, ठीक है, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ये ट्रांसफार्मर की कोर थी, ठीक है। यहाँ पे अपन ने क्या लगाया था, वाइंडिंग लगाई थी प्राइमरी वाली, ठीक है। तो जो ट्रांसफार्मर की कोर है उसके अंदर डाइपोल्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि डाइपोल्स होते हैं, और यहाँ पे जैसे बनाता हूँ मैं, एक डाइपोल यहाँ पे बनाते हैं, एक डाइपोल की कंडीशन यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। जैसे ही मैंने करंट, देखो अभी तक मैंने करंट अप्लाई नहीं किया है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जो डाइपोल है मेरे, ठीक है, किसके मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, डाइपोल्स होते हैं जो, वो मेरे क्या है, मतलब अरेंज नहीं है, ठीक है, कैसे भी ऐसे पड़ा है, कोई ऐसे पड़ा है, कोई ऐसे पड़ा है, कोई ऐसे पड़ा है, इस टाइप से अरेंज्ड नहीं है, किधर भी कोई भी डायरेक्शन में है, ठीक है। इस टाइप से डाइपोल्स क्या मेरे अरेंज नहीं है, मतलब रैंडमली कहीं भी पड़े हुए हैं। पर जैसे ही मैंने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को बढ़ाया, करंट को बढ़ाया, जैसे फील्ड इंटेंसिटी आई, मतलब फील्ड आया, फील्ड में क्या होता है, कोई भी डाइपोल होता है वो अलाइन हो जाते हैं एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। जैसे ही अपना मान लो करंट है, करंट जैसे ही पोटेंशियल लगाते हैं तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में क्या होते हैं, अलाइन हो जाते हैं। सिमिलरली क्या होता है, जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, तो जो मैग्नेटिक डाइपोल होते हैं वो भी क्या होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लगाते ही अलाइन हो जाते हैं एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं अलाइन करूँ इसको, तो देखो यहाँ पे कुछ मान लो इस डायरेक्शन में अलाइन कर रहे हैं सब के सब, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे मैंने करंट की वैल्यू को बढ़ाया तो मेरी फ्लक्स डेंसिटी बढ़ी, फ्लक्स डेंसिटी बढ़ी तो क्या होगा, मेरे जो डाइपोल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, अलाइन हो रहे हैं, ठीक है। अगर वो अलाइन हो रहे हैं तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, वापस करंट को करता हूँ, कम करता हूँ, ठीक है। मैंने करंट को कम करना स्टार्ट किया, कम करता गया करता गया करता गया करता गया, यहाँ पे आया, ठीक है। अब देखो मैंने करंट तो जीरो कर दिया यहाँ पे, अगर मैंने करंट को जीरो कर दिया, बट क्या हो रहा है यहाँ पे कुछ ना कुछ अभी भी क्या हो रहा है, मेरे डाइपोल्स हैं वो
अभी भी अरेंज्ड है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है, जो बी रेजिडुअल, कुछ ना कुछ रेजिडुअल फ्लक्स बच गया मेरा यहाँ पे, इसको BRES लिखते हैं, रेजिडुअल फ्लक्स, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर मैं डाइपोल्स की कंडीशन बनाऊँ कुछ इस टाइप से बनेगी। इसमें क्या हो रहा है, कुछ डाइपोल्स मेरे अलाइंड है इस टाइम भी, मान लेते हैं कुछ डाइपोल्स इस टाइप से अलाइंड है, ठीक है, और कुछ रैंडमली ऐसे वापस इधर उधर हो गए, ठीक है। ये था, बट मेरे कुछ डाइपोल्स अलाइंड है इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब और क्या किया मैंने, इस फील्ड को और कम किया, मुझे तो क्या करना है, इसको जीरो करना है ना, तो मैंने क्या किया, करंट को नेगेटिव में बढ़ाना स्टार्ट किया और कम किया, ठीक है। अगर मैंने करंट को और कम किया करके किया और यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पे क्या हुआ, जीरो हुआ, ठीक है। अगर यहाँ पे जीरो हुआ तो मुझे करंट को कितना लेना है, क्या मेरे को करंट को वापस में इतना वापस लेके जाना पड़ा नेगेटिव में, ठीक है। अब देखो करंट को और नेगेटिव बढ़ाते हैं, तो कुछ इस टाइप से ग्राफ बनेगा एक्चुअली, और इसको वापस ऐसे बढ़ाएंगे, तो कुछ इस टाइप से अपन को एक पत्ती के आकार का टाइप मिलता है। ये क्या होता है, BH कर्व होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया अपन ने, यहाँ से बढ़ाना स्टार्ट किया, ठीक है। अपना ये इतना पोर्शन काम का नहीं है, अपने को इतना ही देखना है, ठीक है। इतने में अपना काम चल जाएगा, ठीक है। जिससे बढ़ाया उसका मैंने क्या किया, डिक्रीज़ किया, इस पॉइंट पे आया, इस पॉइंट में मैंने देखा अगर करंट जीरो हो गई, करंट जीरो होने के बाद भी मेरा कुछ ना कुछ फ्लक्स बच गया, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन रेजिडुअल फ्लक्स। उसके बाद में मेरे को इस फ्लक्स को भी जीरो करना है, मुझे सारे क्या करना है, जो डाइपोल्स है उसको अलाइन नहीं करना है, बाकी जैसे प्रेजेंट स्टेट थी वैसी स्टेट में आप लोगों को लेके आना है। तो मैंने क्या किया, करंट को नेगेटिव बढ़ाना स्टार्ट किया, ठीक है। नेगेटिव बढ़ाते बढ़ाते क्या हुआ, इस पॉइंट पे आया, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं अपन कोरिजिविटी, ठीक है। और ये होता है जो अपना रिटेंटिविटी बोलते हैं, ठीक है। तो जिसको मैंने अब क्या किया, यहाँ पे शो किया हुआ है, बी रेजिडुअल से शो किया हुआ है, ठीक है। अब इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, मेरे जितने भी डाइपोल्स थे वो क्या हो गए, वापस से अलाइन, मतलब रैंडमली हो गए डिस्ट्रीब्यूट। यहाँ का एक लाइन इसमें है, एक इस डायरेक्शन में है, कोई इस डायरेक्शन में है, कोई इस डायरेक्शन में है, क्या हो रहा है, वापस से अलाइन नहीं हुई। जो ये वाली कंडीशन थी वो यहाँ पे कंडीशन आ गई। तो मुझे यहाँ से देखने को क्या मिल रहा है कि देखो, जब मैंने करंट को इंक्रीज़ किया तो यहाँ पे सैचुरेट हो गई कोर, सैचुरेट होने के बाद मैंने वापस किया, तो वापस किया मेरे को रेजिडुअल फ्लक्स मिला। इस रेजिडुअल फ्लक्स के लिए अब करंट यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे करंट आ गई, तो इसमें क्या कर रहा है, देखो जो बी है यहाँ पे करंट है और मेरा जीरो यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या कर रहा है, जो मेरा फ्लक्स डेंसिटी है वो करंट से क्या कर रही है, लैग कर रही है, ठीक है। पीछे करंट की वैल्यू अगर यहाँ पे है तब फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पे जीरो हो रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है, करंट से फ्लक्स डेंसिटी लैग कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, या मैं ऐसे बोल देता हूँ कि जो आई नॉट है वो लीड कर रही है, लीड्स बाय फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी बी लिख रहा हूँ और बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, फाई के। इसका मतलब क्या हो रहा है, जो मेरी नो लोड करंट है वो फाई एम से क्या कर रही है, लीड कर रही है। अब लीड कर रही है तो इसका मतलब क्या होने वाला है, देखो इसका अगर मैं लीड करके दिखाऊँ, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, लीड करते हैं किस टाइप से लीड कर रही है। देखो अगर लीड कर रही है तो इसका अगर डायग्राम बनाए, ये था अपना फाई एम, ये जीरो, ठीक है। फाई एम से 90 डिग्री पे क्या था, अपना इंड्यूस्ड ईएमएफ था E1, ठीक है। अब देखो मैंने क्या कहा, लीड कर रही है, तो लीड कर रही है मान लो, और मैंने क्या कहा था, जो आई नोट थी मेरी वो लैगिंग नेचर होती है 80 to 85 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मान लेते हैं यहाँ कहीं पे मेरी आई नोट की वैल्यू है, ठीक है। अब अगर आई नोट की वैल्यू वहाँ पे है तो इसके कुछ ना कुछ कॉम्पोनेंट होंगे। अगर मैं इसको कॉम्पोनेंट में डिवाइड करूँ और एक कॉम्पोनेंट यहाँ पे बनेगा, ठीक है। ये वाला कॉम्पोनेंट क्या होगा,
आई ई बोलते हैं इस कंपोनेंट को, ठीक है। और ये वाला कंपोनेंट था इसको अपन आई एम बोलते हैं। ये हो गया अपना मैग्नेटाइजिंग करंट, ठीक है। मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक कितना इसको मैग्नेटाइज किया अपन ने, वो तो होगी अपनी मैग्नेटाइजिंग करंट। और ये है अपनी आई ई लॉसी करंट, ठीक है। लॉस कहाँ पे हुए, अब देखो लॉस कहाँ पे हुए इस डायग्राम के अंदर, लॉस यहाँ पे हुए, देखो यहाँ पे था अपना मैग्नेटिक फील्ड, अपन को देखो करंट जीरो की पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो, मतलब जो रेजिडुअल फ्लक्स कुछ ना कुछ था, उस रेजिडुअल फ्लक्स को मुझे जीरो करने के लिए जितनी पावर देनी पड़ी, वही क्या हुआ, मेरा लॉस हुआ इसके अंदर, मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर, ठीक है, ट्रांसफार्मर के अंदर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक रेजिडुअल फ्लक्स को मैंने जीरो किया, और उस जीरो करने के लिए जो पावर लॉस हुई उसको अपन बोलते हैं हिस्टैरिसीस लॉस, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ टू ज़ीरो और टू बी ज़ीरो टू ज़ीरो रेजिडुअल फ्लक्स we need some extra power to zero residual flux, we need some extra power. This power is called hysteresis losses. Losses in ट्रांसफॉर्मर कोर, ओके। तो क्या हुआ, यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा पावर देनी पड़ी, उस एक्स्ट्रा पावर के कारण क्या हुआ, मेरा लॉस हुआ, कौन सा, हिस्टैरिसीस लॉस, ठीक है। तो ये था। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि मेरा ये पत्ती कम से कम ऐसे पतली हो, ठीक है, चौड़ा नहीं होना चाहिए मेरा कम से कम पतला होगा, तो क्या होगा, ये वाला लॉसेस कम होंगे, ठीक है, और ये भी कम हो जाएगी, ठीक है। जैसे मान लो, जैसे कि अगर मैं एयर कोर ले लूँ, ठीक है, तो एयर कोर तो सैचुरेट ही नहीं होती है, तो लीनियरली ऐसे बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, नेगेटिव में बढ़ाओ चाहे पॉजिटिव में बढ़ाओ, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई रिटेंटिविटी नहीं है, कोई कोरेजिविटी नहीं है, कोई रेजिडुअल फ्लक्स नहीं है, ठीक है। बट अगर मैं बात करूँ जैसे कि प्रैक्टिकल कोर्स है कुछ, तो मैं क्या चाहता हूँ कि जो मेरा ये वाला जो पत्ती है वो कम से कम पतली होनी चाहिए, इस टाइप से, ठीक है। ये जितना एरिया कम से कम होगा इसका बीएच कर्व का, उतने ही मेरा क्या होगा, ट्रांसफॉर्मर इफिशिएंट होने वाला है, उसमें लॉसेस उतने ही कम होने वाले हैं, और मैंने कैसे होने वाले हैं वो आपको बता ही दिया, ठीक है। अब अगर बात करते हैं उस फेजर डायग्राम पे चलते हैं, ठीक है। चलो उस फेजर डायग्राम को यहाँ पे बना देते हैं। जो अपना फेजर डायग्राम बना था वो क्या था, जैसे कि यहाँ पे तो अपना क्या था, फाई था, ठीक है, और इससे 90 डिग्री पे क्या था अपना ई था, E1 था, ठीक है। और मैंने क्या कहा था, जो मेरे आई नॉट है वो फाई से क्या कर रही है, लीड कर रही है, ठीक है। मैंने माना कि इतनी लीड कर रही है, यहाँ पे लीड कर रही है, क्या है मेरे पास आई नॉट है, जो नो लोड करंट है वो क्या कर रही है, फाई से लीड कर रही है, ठीक है। इसको मैंने क्या किया था, दो कंपोनेंट में डिवाइड किया था। अगर मैंने दो कंपोनेंट में डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या बनेगा, आई एम कॉम्पोनेंट बना था, एक यहाँ पे आई ई बना था, ठीक है। तो यहाँ पे आई ई की वैल्यू क्या है, आई ई है जो मेरा, ठीक है, ये है मेरा लॉसी करंट, ठीक है। और जो मेरी आई एम है वो क्या है, मेरी मैग्नेटाइजिंग करंट है, ओके। तो देखो आई नॉट क्या है, फेजर सम है किसका, आई ई और आई एम का, ठीक है। तो यहाँ मेरे को यहाँ से क्या देखने को मिला, जो मेरा आई नॉट है वो फेजर सम है किसका, आई ई प्लस आई एम का। अगर ये फेजर सम है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या शो कर रहा है कि किसी दो करंट को मिल रहा है, ठीक है।
अगर मान लो यहाँ से एक करंट आ रही है आई नॉट, ठीक है, और मुझे दो करंट का जोड़ करना है, सम करना है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये दो पैरेलल पाथ में डिवाइड हो रही होगी, ठीक है, कुछ करंट यहाँ पे जा रही होगी, कुछ करंट यहाँ पे जा रही होगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये वाली ब्रांच ट्रांसफॉर्मर में क्या होनी चाहिए, प्राइमरी के सीरीज में होनी चाहिए, शंट में होनी चाहिए, ठीक है, ये हो जाती है। तो इसी ब्रांच को क्या बोलते हैं, इसी रिलेशन से क्या निकला था अपना कि ये होती है शंट ब्रांच, किसके लिए, ट्रांसफॉर्मर के लिए, ठीक है। जैसे कि मैं आपको शो करूँ, अगर जैसे कि यहीं पे बताता हूँ, जैसे कि मान लो ये अपनी आ गई प्राइमरी, ठीक है, और यहाँ पे मैंने ये बना दिया अपन ने सेकेंडरी, जस्ट शो करने के लिए, ठीक है। हेलो गाइस, एक्चुअली क्या हुआ था, लास्ट में थोड़ा सा रह गया था वीडियो का, एक्चुअली मेमोरी फुल होने के कारण। तो मैं क्या बता रहा था आपको कि जो अपना आई नॉट है, ठीक है, कौन सी है, नो लोड करंट है, वो किसका किसका फेजर सम है, आई ई लॉसी करंट का और आई एम मैग्नेटाइजिंग करंट का, ठीक है। तो एक्चुअली है क्या, जैसे कि आपको मैंने बताया कि दो पार्ट में डिवाइड होगी, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आना था, आई नॉट आना था, ठीक है, और यहाँ पे क्या था, आई एम था, और यहाँ पे क्या था, आई ई था, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो आई नॉट है ये क्या होंगी, शंट ब्रांच के अंदर लगने वाली है, ठीक है। चलिए देखते हैं शंट ब्रांच में कैसे लगेगी। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊँ ट्रांसफॉर्मर के लिए, तो कुछ इस टाइप से होगा, जैसे कि कहाँ बना है, यहीं पे बना लेते हैं। देखो यहाँ पे बनाते हैं अपन सेकेंडरी प्राइमरी ट्रांसफॉर्मर की, ठीक है, ये आगे बीच में कोर, ठीक है। अब प्राइमरी का क्या था, रेजिस्टेंस था, एक्चुअली ये तो खत्म होने लग रहा है। यहाँ पे प्राइमरी का था रेजिस्टेंस R1, ठीक है। सेकेंडरी का था क्या था, रेजिस्टेंस था कौन सा, एक्चुअली प्राइमरी का था रिएक्टेंस X1, और ये इस टाइप से जुड़ी हुई थी, और नीचे में अब देखो मुझे क्या करना है, आई ई और आई नॉट को शो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक शंट ब्रांच होगी, ठीक है। अब देखो आई ई क्या है, लॉसी करंट है, और लॉस किस में है, रेजिस्टेंस में। तो यहाँ पे क्या लगाया मैंने, यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाया, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है, आर सी है, आर सी, ठीक है, लॉसी रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। और आई एम किस में फ्लो होती है, मैग्नेटाइजिंग करंट, इंडक्टर में हो गई। तो यहाँ पे मैं क्या दिखा रहा हूँ, इंडक्टर दिखा रहा हूँ, जिसकी इम्पीडेंस कितना है, जे एक्स एम, और ये यहाँ से कनेक्टेड है, ठीक है। अगर मैं इधर वाली साइड में, यहाँ पे भी क्या होगा, एक रेजिस्टेंस होगा, एक रिएक्टेंस होगी, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, लोड लगा रहा हूँ, ठीक है। ये लोड लगाया तो यहाँ पे क्या होगी, I2 करंट फ्लो होगी, ठीक है। इस I2 को अगर मैं यहाँ पे रेफर करूँ तो यहाँ पे क्या आएगी, I2 डैश आएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे I2 डैश आएगी, उस करंट को रेफर कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो मैं आपको बताऊँगा कि रेफरिंग क्या होती है, ठीक है। और जैसे ही मैंने यहाँ पे क्या किया, एक वोल्टेज सोर्स लगाया V1, ठीक है, तो V1 से क्या होगा, मेरी I1 करंट फ्लो होगी, ठीक है। और मैंने क्या कहा था कि आई नोट करंट क्या होगी, कुछ यहाँ पे आएगी। तो आई नोट करंट कितनी है, 2 to 3% फुल लोड करंट की है। फुल लोड करंट क्या है मेरे पास, I1 है, इसकी क्या है 2 to 3% है, ठीक है। और जो बची हुई रिमेनिंग करंट है वो क्या आ रही है यहाँ पे, इसको I1 मान लेते हैं, यहाँ पे I1 डैश मान लेते हैं, जो I2 डैश के इक्वल है, ठीक है। और I2 डैश किसके इक्वल है, AI1 के इक्वल है, ठीक है। एक्चुअली AI1 के ही इक्वल है, ठीक है। AI1 डैश मान लो या AI1 मान लो, ठीक है। तो ये था अपना। अब देखो यहाँ पे आई नोट आ रहा है, तो आई नोट से क्या बन रहा है मेरा, φm बन रहा है। तो आई नोट है, ये क्या शो कर रहा है मेरा, φm शो कर रहा है। और यहाँ से क्या पता चल रहा है मेरे को, IM, ठीक है। तो यहाँ से क्या दिख रहा है कि जो मेरा मैग्नेटाइजिंग करंट कंपोनेंट है वो इन फेज किसके है, फ्लक्स के है, ठीक है। यहाँ पे देखो जो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है मेरा वो इन फेज किसके है, फ्लक्स के है, मतलब इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री है, ठीक है। और जो मेरा लॉसी कंपोनेंट है वो फ्लक्स से क्या कर रहा है, 90 डिग्री लीड कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब जो लॉसी कंपोनेंट है वो मेरा 90 डिग्री लीड कर रहा है, ठीक है, मतलब लीडिंग में है। और जो मेरा आई नॉट था, ठीक है, जो आई नॉट करंट क्या कर रहा है, φm को बना रहा है। और जो I1 डैश है वो मेरा क्या कर रहा है, φ1 को बना रहा है। और I2 मेरा φ2 को बना रहा है, क्योंकि देखो जो I2 था मेरा वो किसके इक्वल था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। जैसे कि φ2 था, यहाँ पे जो φ2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था I2,
N2 के, ठीक है। और जो phi 1 था वो मेरे किसके इक्वल था, जो phi 1 था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था N1 I1 के, ठीक है। तो जैसे ही मैंने I2 की वैल्यू को बढ़ाया, मान लो जैसे लोड बढ़ाया, लोड से I2 बढ़ेगी, I2 से phi 2 बढ़ेगा, ठीक है। उस phi 2 को कैंसिल आउट करने के लिए मेरे को phi 1 की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। phi 1 बढ़ाऊंगा तो I1 बढ़ाऊंगा, ठीक है। I1 का मतलब ये वाली करंट बढ़ेगी, ठीक है। अगर ये वाली करंट बढ़ेगी तो मेरा क्या है, जो I0 जो 2 to 3% है, ठीक है, जो XM में है, जो XM क्या बना रहा है मेरा phi m बना रहा है, ये मेरा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहानी थी अपनी BH कर्व की, जिससे अपन को क्या पता चला कि ट्रांसफार्मर के अंदर एक शंट ब्रांच होती है, ठीक है। तो मैंने ओवरऑल जो कैलकुलेशन की है वो सिर्फ मतलब जो बताया है BH कर्व, वो सिर्फ इतने से पार्ट के लिए बताया है आपको, एक्चुअली इतने से पार्ट के लिए, ठीक है। ये ड्यू टू BH कर्व से अपन को पता चला है। ओके, तो ठीक है। अब आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो होगी, कल की वीडियो, उसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे किसके बारे में, ट्रांसफार्मर के इक्विवेलेंट डायग्राम के बारे में और फेजर डायग्राम के बारे में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।